बहुत बड़ी और अहम खबरें आपको देने वाला हूं। कराची से लेकर पूरी दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई खबर सबसे ज्यादा चल रही है या जिस पर आप लोग बात करना चाहते हैं या जिस पर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो वो खबर कौन सी है, यही आज का प्रोग्राम का अहम जुज है। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत इंतहाई नासाज है। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब बिस्तर पर मौजूद हैं, आंखें बंद है, मशीन चल रही है और इस तरफ आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि उन्हें खून की बोतलें लग रही है। क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, और आपको मैं सही तफसीलात, सारी मालूमात देने वाला हूं प्रोग्राम में। इस सारी तफसीलात को हम आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या है, उसके बाद क्या बड़े फैसले हो रहे हैं, क्या तवक्कुआत की जा रही है, किसका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, कौन क्या दुआ कर रहा है या कौन किस बात को चाह रहा है। ये सारी तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी बहुत ही साथ साथ हम पहले बात करते हैं उस पर। और खबरें ये हैं कि सबसे पहले इस एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही होगी और इसमें यह लिखा हुआ नजर आता है कि ईरान के अंदर एक आलिम दीन को फांसी की सजा दी गई है। यह आलिम दीन दर हकीकत एक यहूदी मोसाद का एजेंट था जो 15 साल से ईरान के अंदर मौजूद था और जो ये कोशिश कर रहा था और ये इसने अपना एक हल्का बनाया हुआ था। ये मजहबी तौर पर अपने आप को बहुत बड़ा आलिम दीन तस्वुर करता था। और अब जब ये ईरान और इजराइल की जंग हुई, जब ईरान ने बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा किया तो उसमें इस शख्स का भी नाम आया कि यह मोसाद के लिए बाकायदा वहां पर एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसका नाम बताया गया कि शेख इमामी महदी नाम इसका बताया गया। अब क्या वाकई में इसे कत्ल किया गया है, वाकई में इसको सजा दी गई है? ये सोशल मीडिया पर चलने वाली बहुत ही अहम तस्वीर को जाना जा रहा है। हमने राब्ता किया इस हवाले से तमाम ईरान के अंदर मौजूद कई अपने सहाफी दोस्तों से और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये मोसाद का नेटवर्क किस तरीके से ये एक इमाम के तौर पर यानी कि एक आलिम दीन के तौर पर किस तरीके से वहां पर निजाम चला रहा था। तो हमें एक तहलका अंगेज कहानी सामने आई। तहलका अंगेज कहानी ये सामने नजर आई कि दर हकीकत अभी तक किसी भी इस इजराइल जंग के बाद ईरान के अंदर किसी भी आलिम दीन को मोसाद के साथ रवाबित के हवाले से गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप भी चौंके होंगे, आप भी हैरतदा होंगे, आपके भी व्हाट्सएप पर यह मैसेज आया होगा कि इसको पकड़ा गया। जब हमने इस तस्वीर को जांचने की कोशिश की तो हमारे यहां से चैट जीपीटी से हमें यह मालूम हुआ कि इस तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाया गया है। एआई से बनाया गया है। और जब हमने मालूमात तमाम जगहों पर बाकायदा ईरानी मीडिया से मालूमात हासिल की, सहाफियों से मालूमात हासिल की, तो हमें पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, बल्कि जो वाकयात हुए, रोनुमा हुए, उसमें बड़ी ही तहलका अंगेज कहानी सामने आई है। और उसमें यह कहानी नजर आई है कि इसमें ज्यादातर जो लोग मोसाद के साथ कनेक्शन में थे, जिन्होंने उस दिन वहां पर ईरान के अंदर से ड्रोन उड़ाए थे, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और वो अफगानी थे। जिसके बाद ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है और वहां से अफगानियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है। पिछले सिर्फ और सिर्फ 25 दिन के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा अफगानियों को निकाला जा चुका है, ढूंढा जा रहा है। गलियों मोहल्लों के अंदर जो भी अफगानी नजर आ रहा है उसे वापस भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर को जब हमने गूगल पर भी सर्च किया कि कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई है तो वहां से भी हमें इनकार में जवाब मिला। ये बातें बिल्कुल 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि ये जो जिस तरह की बहुत सारी अफवाहें इस सब फैल रही हैं उसमें दर हकीकत का ताल्लुक ही नहीं है, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है। अच्छा, ये झूठ का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ वहां पर नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खबरें, मन घड़त कहानियां बनाई जा रही हैं कि जो झूठ पर मबनी है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और बात जिसकी मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, जो लोग मुझे बार बार रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि हम हमेशा आपको वो खबर देते हैं जो किसी के पास नहीं होती। मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जो खबर आई थी कि जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत के ओहदे से हटाने की बात की जा रही है और जिसमें ये बात कही जा रही है कि जनाब उनकी जगह पर कोई और आएगा वहां पर और आएगा, ये आपको मालूम है मुझसे ज्यादा बेहतर। लेकिन ठहरिए जरा, मैंने आपको यह खबर 11 मुहर्रम पीर के दिन दी थी कि इस हवाले से मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब एक अहम पैगाम लेकर आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत के लिए और उनको ये बताने के लिए आए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जहां से ये इसे हटाया जा रहा हो। और अब मेरी इस बात की तौसीक हो गई। तौसीक इस तरीके से हो गई कि आप ये ट्विटर अकाउंट देखिए। इस ट्विटर अकाउंट पर वाज़े तौर पर मोहसिन नकवी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं। मोहसिन नकवी के इस वक्त मोहसिन नकवी को जो सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात समझे जाते हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात जाने जाते हैं और ये बात समझी जाती है कि उनके बयान को वहीं से समझा जाए और इस बारे में उन्होंने बड़ा वजाहती बयान दिया है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतबार करने के लिए तैयार है? सियासत के मैदान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, गौर से सुनिएगा मेरी बात, सियासत के मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 55 साल होने वाले हैं। वो एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह से खबर ले रही है और हर जगह से मालूमात ले रही है
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपने आप को तैयार भी कर रही है कि अब उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और वो किस किस तरीके से ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकती है। क्या वो इस बात पर यकीन कर ले? लेकिन यकीन नहीं कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसीलिए तो मोहसिन नकवी साहब को बयान देना पड़ा उस मुलाकात के बाद भी, और ओपनली कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, और ज़रदारी साहब को नहीं हटाया जा रहा। तो ये खेल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रस्ट के साथ साथ, ट्रस्ट रखे या ना रखे के साथ, वेरिफिकेशन की तरफ भी जा रही है, और वो वेरीफाई कर रही है कि जनाब अगर हम ये ट्रस्ट भी करते हैं, देखिए दोनों लफ्ज़ों में बड़ा फर्क है, आप एतबार भी कर रहे हैं इस खबर पर और साथ साथ आप इस खबर को रीचेक भी करवा रहे हैं, और वो रीचेक करवाने के लिए तैयारी चल रही है। बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं मैं, अगर आपको मेरी खबर पर यकीन ना आए तो आप जाकर किसी को भी, आपको कुछ दिनों में बात का अंदाजा हो जाएगा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो अब अपने आप को देख रही है कि आइंदा का निज़ाम क्या होगा, मामलात क्या होंगे, उन्हें किस तरीके से चलना है। अब फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात में वेरीफाई होने के बाद ट्रस्ट करने लगी है कि हाँ, आसिफ ज़रदारी साहब को फिलहाल कोई ऐसा खतरा मौजूद नहीं है। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। अब आगे सुनिए, अगली खबर की तरफ आए। अगली खबर उससे ज्यादा अहम है। बलूचिस्तान के अंदर खून की होली मुसलसल खेली जा रही है, चुन चुन कर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। सवाल बहुत अहम है वहां पर हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हर वाक्य के बाद यह बात कही जाती है कि अब नाहक खून नहीं बहेगा किसी तरफ भी। हर बार कहा जाता है कि वहां पर लोग लापता नहीं होंगे, वहां पर कहा जाता है कि लोगों को चुन चुन कर नहीं मारा जाएगा, चाहे किसी भी तरफ से हो, और ऑपरेशन बड़ा सख्त हो रहा है। लेकिन क्या सरफराज बुगटी अब तक वहां पर अमन और अमान कायम करने में कामयाब हो सके? जो लोग वहां पर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं उनको चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, तो क्या अभी तक सरफराज बुगटी की हुकूमत वहां पर किसी को यकीन दिलाने में कामयाब हो सके? चलिए, जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद महारंग बलोच अरेस्ट, लेकिन अमन क्यों कायम नहीं हो रहा? अमन क्यों कायम नहीं हो रहा? लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा? वो कौन सी जगह है जहां गलती हो रही है, या वो कौन सी जगह है कि जिसे हामी को पुर नहीं जा सकता? बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिनों बिलाल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, तो उस मुतासिर जगह पर आखिर उनकी हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? सोचिएगा इस बात पर। बहुत सारे सवाल या निशान है, इस पर मैं अलग भी लोग करूंगा, लेकिन ये अफसोसनाक कहानियां पेश आया है। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ। 4 बड़ी खबरें और देने वाला हूं। मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बात बताई, लेकिन एक और खबर पहले दे देता हूं, और वो खबर यह है कि जो मैंने आपसे कहा था कि आफाक अहमद साहब मुसलसल अब एंट्रियां दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, अब मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं, और मैंने आपको पिछले हफ्ते खबर दी थी कि ये हफ्ते के आखिर में आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी वो लियाकताबाद के प्रोग्राम में शामिल है, शौदा उर्दू में, और अब मैं आपको खबर जो दे रहा हूं, आप सिर्फ कल तक का इंतजार कीजिए। अगले 24 घंटों के अंदर आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है, बड़ी खबर मिलने वाली है उनके हवाले से। ये मैं आपको बहुत ही वसूख के साथ कह रहा हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो खबर मैंने पिछले हफ्ते आपको दी थी वो किस तरीके से सच साबित हो रही है, किस तरीके से बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। एक और बड़े मामले पर आते हैं, एक और बड़ी खबर की तरफ आता हूं, और वो खबर यह कि मैंने जिस तरीके से अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपसे कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत नासाज है। 10 जुलाई, दरहकीकत हमारे पास इत्तला है 9 जुलाई की। 9 जुलाई को अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत नासाज हुई, और नासाज होने के बाद फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके बाद जिस डॉक्टर के पास वो चेकअप करवाते हैं नॉर्दर्न लंदन के अंदर, वहां पर वो गए, और डॉक्टर ने उन्हें फौरन एडमिट होने का कहा। जब उनकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके बाद जब आपको ये पहली तस्वीर नजर आ रही है कि जिसमें सिर्फ उनके ऊपर अगर आप देखें तो उनकी आंखें बंद है, और वो ऑक्सीजन लगाए हुए, ऑक्सीजन उन्हें दी जा रही है, मसनूई ऑक्सीजन उन्हें दी जा रही है। उसके बाद जब चेकअप हुए, मुख्तलिफ टेस्ट हुए, ईसीजी हुई है उनकी, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि उन्हें ब्लड की यानी कि खून की भी कमी का सामना है। जिसके बाद आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो 11 तारीख को, अब आप ये तस्वीर देखिए, दूसरी वाली तस्वीर, कि जिसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि वो इस वक्त मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, उनके बीपी को और तमाम चीज़ों को मुसलसल नोट किया जा रहा है, और नोट करने के साथ साथ आपको ये ब्लड लगता हुआ वाज़े तौर पर नजर आ रहा होगा कि उन्हें खून की बोतलें लग रही हैं, खून की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमने इस हवाले से जो राब्ता किया, और हमने एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी से और मुख्तलिफ लोगों से राब्ता किया, तो इस बात की इतलात है कि अभी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं उनकी तबीयत बेहतर है, उस कंडीशन में नहीं है कि जिसमें परसों थे, लेकिन अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस सारी की वजूहात क्या है, कि आखिर क्यों उन्हें सांस लेने में मसला हो रहा था और क्यों उन्हें खून की कमी या कमजोरी हुई है। अभी इतलात के मुताबिक वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, अब एमक्यूएम की सूरत हाल, एमक्यूएम लंदन की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़राब है, तो जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर उनके इलाज मुआलजे के लिए भी रकूम की ज़रूरत है, जिसके लिए बाकायदा एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अभी के सरबरा मुस्तफ़ा अजीज़ाबाई साहब ने दरख्वास्त भी की है कि उन्हें फ़ंड्स की इस वक्त ज़रूरत है उनके इलाज के लिए। ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्या उनकी आयदत के लिए जो खुद एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी है, उन्होंने तो दुआओं के लिए कहा है, लेकिन इस वक्त
एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अभी तक उन्हें बानी तस्वुर करती है सही, और उनके दीगर हिस्से, उस हवाले से क्या स्टेटमेंट सामने आता है, तो मैं अभी तक इंतजार में हूं कि वहां से कोई इस हवाले से स्टेटमेंट सामने नहीं आया, उनकी तबीयत की नासाजी के हवाले से या उनके दीगर मामला के हवाले से। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन साहब ने शायद ताज़ियत की थी। तो अभी देख में ये रहा था, इंतजार कर रहा हूँ इस बात का कि ये खबर ज़ाहिर बानी तो एमक्यूएम के है ना, तो अब उस हवाले से क्या स्टेटमेंट वहां से आता है, ये बयानात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी है उनकी मुताबिक अभी उनकी तबीयत जरा सी बेहतर हुई है, मजीद उनके टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर्स की सजेशन के मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा कि मजीद ट्रीटमेंट क्या करना है या क्या सूरत हाल वहाँ पर रहेगी। यह है अभी तक उनके हवाले से खबर। एक और खबर की तरफ चलते हैं। माफिया कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर कहा था कि किस तरीके से 7.5 लाख चीनी यहां से भेजी गई और उसके बाद अब 7.5 लाख चीनी ही मंगवाई जा रही है, और उस 7.5 लाख चीनी को महंगे दामों फरोख्त किया जाए पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ रही है। वो चीनी की कीमत जो कि कुछ एक महीने पहले 142 रुपए थी, आज वो कराची के अंदर चीनी की कीमत 200 रुपए हो चुकी है। ये मजीद बढ़ेगी, ये मजीद बढ़ाएंगे, ताकि जब वो अब इसी बढ़ाने में जब तक वो इंपोर्ट वाला इन्होंने बहाना जो किया हुआ है, तब तक जो चीनी का स्टॉक मौजूद है उसे हाई रेट में बेचा जाए। मैंने आपको बताया था कि ये कम अज कम 100 अरब रुपए का स्कैंडल है। कितने का? 100 अरब रुपए का स्कैंडल है। इसमें चीनी माफिया कम अज कम 100 अरब रुपए का मुनाफा कमाएगी, और मैंने आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बताई थी। 7 लाख टन है, मैंने आपको पहले बताया था कि 7 लाख टन को एक टन में 1000 किलो होता है। 7 लाख टन का मतलब आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि यहां पर इसका मतलब हो जाएगा 75 करोड़ किलो चीनी, और 75 करोड़ चीनी में अगर आप 50 रुपए 100 रुपए का भी मुनाफा आप रख रहे हैं तो आप समझिए कि 1 अरब रुपए के करीब करीब का ये मुनाफा ये कमाने की तरफ जा रहे हैं। ब्लैकमेल, माफिया और हुकूमत बेबस। हुकूमत बेबस, या हुकूमत का ही फैसला था कि पहले चीनी भेजो फिर बुलाओ। तो अगर यहां पर कराची के अंदर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारियों की जो बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एसबीसीए वाले हैं, वो तो है, लेकिन उसके पीछे फिर पूरे सिस्टम को पकड़ा जाए ना। अब कल कैसे पकड़ा इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के जितने बड़े ऑफिसर थे उनको पहले एसबीसीए बुलाया, बोला आओ मीटिंग करेंगे, आओ मीटिंग करेंगे। सस्पेंस, मीटिंग के लिए बिठाया गया, पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस को बुलाकर फिर उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार। आज अदालत में इनको पेश किया गया, ये फुटेज देख सकते हैं। उसके बाद ये खबर आई कि जनाब कराची में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। तो बड़ा ऑपरेशन तो उस सूरत में होगा कि जब सब लोगों को पकड़ा जाए। ये असल लोग थोड़ी थे, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको लिस्ट देता हूं। कराची का बच्चा बच्चा जानता है किस किस के पास कौन कौन से लिस्टें मौजूद हैं, जो असल माफिया के सरगनाई। इन 3,000 वालों का नहीं, पिछले कई सालों का देखिए आप डेटा, तो आपको पता चलेगा कि कितनी इमारतें। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि एक छोटा सा ज़लज़ला, छोटा सा मामला आपके आधे शहर को जमीन बोस कर देगा। इन सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए जो दूसरों की मौत के सदा करें, जो दूसरों की मौत को बेचते। पकड़िए उन सब लोगों को। मैं आपको बताता हूं इस वक्त किसके दफ्तर कहां पर मौजूद है। वो पूरा सिस्टम आज भी कराची के अंदर घूम रहा है। आपको नहीं पता? सबको पता है। क्या आप इस बिल्डर माफिया को नहीं पता कि उसने कितने पैसे किस किस को दिए? क्या मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ पुलिस को, एसबीसीए को, इदारों को नहीं मालूम कि वो लोग कहां कहां घूम रहे, कहां कहां बैठे हुए? नहीं मालूम तो मुझसे पता ले लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ऑल्टरनेट भी तो दें। फिर अगर आप कहते हैं ये इमारत जमीन बोस, तो ऑल्टरनेट देने के लिए आपको मौत पड़ जाती है। वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। हुकूमत जब अपना हाथ उठा ले कि हाँ गलती भी हुई और हाथ भी नहीं उठा सकते, वही वुजरा तो बैठे हुए हैं आज भी काबीना के अंदर। अगर ना हो तो पूछ लीजिए मुझसे कि जो इन पूरे दौर के अंदर वजीर रहे हैं, वजीर बल्दियात, जिनकी मर्जी के बगैर ये मामला हो नहीं सकते। लेकिन छोटे छोटे लोगों को पकड़कर बड़ी बड़ी सुर्खियां बनानी है, छोटे छोटे लोगों को पकड़कर बड़ी बड़ी सुर्खियां बनानी है, ताकि उस बड़ी सुर्खियों के पीछे बड़े नाम सारे छुप जाएं।